आपका कपड़े पहनने का ढंग आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी है, आप क्या डिनोट करते हैं, सब कुछ। ये चीज इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि ये सिर्फ इंसानों पे लागू नहीं होती बल्कि फिक्शनल कैरेक्टर्स पे भी लागू होती है। उदाहरण के लिए सुपरमैन की छाती पे बना एस दर्शाता है होप को, कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम पे बना अमेरिका का झंडा दर्शाता है देशभक्ति को, एंड स्पाइडरमैन की छाती पे बना स्पाइडर दर्शाता है स्पाइडर्स को। ये तो पता ही नहीं था। पर कुछ कॉस्ट्यूम्स कुछ नहीं दर्शाती या फिर कुछ दर्शाने की कोशिश करती है बट बातचीत बनती नहीं है, जिसकी वजह से होती है कंट्रोवर्सीज। और आज हम उन्हीं की बात करेंगे। टॉप 10 कंट्रोवर्शियल सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स जिन्होंने कुछ दर्शाया तो नहीं बल्कि उल्टा कैरेक्टर्स की ही धज्जियां उड़ा दी। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद नंबर 10 हार्ली क्विन। हार्ली क्विन ऑफ कोर्स कुछ खराब हो और डीसी की बात बीच में ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे मार्वल भी आजकल इसी राह पे चला हुआ है बट हम उसके बारे में बात नहीं करते। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, अब मैं कुछ नहीं कह रहा, इस रोल को प्ले करने वाली एक्ट्रेस मार्गरेट रॉबी ने ये कहा है कि उन्हें बाकी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स की तरह एक नॉर्मल कॉस्ट्यूम क्यों नहीं मिली। अब यहाँ पे अभी बात हो रही है 2016 की सुसाइड स्क्वाड की, जहाँ हार्ली क्विन के रोल को प्ले करने के लिए मार्गरेट रॉबी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी एंड उनका बहुत जोर से मन कर रहा था इस रोल को प्ले करने का। पर वो सारी की सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई बिकॉज ये सूट इतना ज्यादा रिवीलिंग था कि इसमें कोई भी एक्शन सीक्वेंस करना ही अपने आप में एक सीक्वेंस बन जाता था, जिसकी वजह से वी नेवर सी हार्ली क्विन लाइक दिस अगेन। इसके बाद बर्ड्स ऑफ प्रे में और जो नई वाली सुसाइड स्क्वाड आई थी उसमें दोनों की दोनों मूवीज में बहुत ही रिलैक्स्ड कपड़े पहने हैं इसने, ताकि जो रियल पोटेंशियल है कैरेक्टर की और एक्टर की वो बाहर आ सके। नंबर 9 फ्लैश। डीसी अगेन अपनी बारी खेलने के लिए फिर से वापस आ चुका है इस लिस्ट में विद अपने मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टार के साथ। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। एज़रा मिलर के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे बट अभी फिलहाल बात कर लेते हैं अपने फ्लैश के सूट के बारे में, जो कि हमने देखा था जस्टिस लीग में एंड जस्टिस लीग स्नाइडर कट में एंड अपनी फ्लैश की सेकंड सीक्वल में भी, जो कि तीनों ही एकदम नॉनसेंस सूट है। इतना फालतू का एक्स्ट्रा भारी सूट बना रखा और ये आखिरी में ये क्या लोहे की तारों से बांधा हुआ है सूट को। एस्थेटिकली इस सूट में भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा मस्कुलर लगता है, थोड़ा बल्की लगता है, ऐसा लगता है कि भाई जो इसके अंदर बंदा होगा बहुत पावरफुल होगा। बट देन आई रिमेम्बर ये सूट फ्लैश का है जो कि कहीं से भी मस्कुलर नहीं है, वो स्पीडस्टर है, वो स्ट्रीमलाइन होगा, वो पतला होगा, वो एथलेटिक होगा। इस एस्थेटिक स्टाइल को मेंटेन करते हुए आप कैसे तेज भाग सकते हो इतना सारा वजन लेके। सेकंड पार्ट में फ्लैश के तभी तो सूट चेंज हुआ था भाई, क्योंकि इसको पहले पार्ट में बहुत गालियां पड़ गई थी। और अब बात कर लेते हैं इसके अपने मूवी के सूट के बारे में। भाई वो क्या था, वो हर चीज जबरदस्ती सीजीआई से बनाने की जरूरत नहीं होती। कितना अनफिनिश्ड एंड कितना कार्टूनिश लगता है ये। ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने जल्दी जल्दी में बनाया है। इतने अच्छे और इतने बड़े बजट के होने के बावजूद आप एक अच्छा सूट नहीं बना रहे। क्या 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 पॉइंट है इसका। कभी कभी कुछ चीजें रियल और ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं, हर चीज को सीजीआई से बनाने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये फ्लैश का सूट एक प्राइम एग्जांपल है कि क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए। अब लिस्ट में एंट्री होती है मार्वल की विद नंबर 8 वांडा मैक्सिमोफ, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं मिस स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन बहुत ज्यादा परेशान थी उनके सूट के बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग होने की वजह से, जो कि उन्हें काफी दिक्कत देता था एक्शन सीक्वेंस को अच्छे से करने में। सूट बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग था एंड बहुत ही ज्यादा टाइट था। और ये सिर्फ इनके साथ ही प्रॉब्लम नहीं थी। स्कारलेट जोहानसन जो हमारी ब्लैक विडो का रोल प्ले करती है, उन्होंने कई इंटरव्यूज में खुद बोला है कि उनकी कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा टाइट थी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट्यूम को टाइम टू टाइम इंप्रूव करा जाता था। जहां ब्लैक विडो को मिला उनका नया सूट भाई इन्फिनिटी वॉर में, जो कि ज्यादा कंफर्टेबल था और जो ज्यादा रूम प्रोवाइड करता था एक्शन सीक्वेंस को करने में। और वहीं ऑन दी अदर हैंड हमारी स्कारलेट विच को उनका नया सूट मिला जाके वांडा विजन में, जो उनके लिए एक रिलैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करता था और ज्यादा एक्शन सीक्वेंस को अच्छे से करने में। नंबर 7 डीसी अगेन फिर से आ चुका है अपनी गेम खेलने के लिए भाई अपना डीसी। तो नंबर 7 पे आते हैं हमारे दी ग्रीन लैंटर्न। अब जिनको इस मूवी के बारे में नहीं पता तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, क्योंकि तुम एक खतरनाक हादसे से बच गए और तुम्हारी आंखें उन लोगों से ज्यादा ठीक हैं जिन लोगों ने ये मूवी देखी है। डेडपुल किसी रीजन से भाई रायन रेनॉल्ड्स को मारता है इस मूवी को साइन करने से पहले। मूवी के अंदर पूरा का पूरा सूट सीजीआई से बना था, जो कि सेंस भी बना रहा था बिकॉज पूरा का पूरा ग्रीन लैंटर्न का सूट उसकी रिंग से बनता है। अब ये सूट गलती से सीजीआई से इतना ज्यादा अच्छा बन जाता है कि सब लोग इसकी बुराई करने लगते हैं, इंक्लूडिंग मी। इसका मास्क देखो एक बार, कहीं से थोड़ी सी भी कमी लग रही है, हाय मेरा सोना मुंडा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। जोक्स असाइड, रायन रेनॉल्ड्स ने ये बताया कि ये सूट कई बार इतना ज्यादा गर्म हो जाता था कि रायन रेनॉल्ड्स को कभी कभी लगता था कि इस सूट में ही कुछ पावर है। पावर का तो पता नहीं, पर मैं एक चीज बोलूंगा, डेडपुल को बोलो एक और गोली मार के आया, रायन रेनॉल्ड्स को बहुत बोल रहा है।
अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। डीसी अगेन अपनी एंट्री इस लिस्ट में बरकरार रखते हुए विद नंबर 6 निप्पल वाला बैटमैन। अब मेरे को हंसी आ रही है भाई, पर ये चीज हुई है जिससे पूरी जस्टिस लीग की फटती है भाई, उस बंदे के साथ ये मजाक कर गया। तो बात है 1995 की, जब वैल किल्मर ने भाई माइकल कीटन से बैटमैन का रोल ले लिया एंड फिर बनी मूवी बैटमैन फॉरएवर। ये बैटमैन लिटरली फॉरएवर रहेगा बिकॉज ये अभिशाप है उसकी लाइफ पे। कास्ट थी वैल किल्मर, जिम कैरी, निकोल किडमैन एंड मूवी खुद को एक्शन एडवेंचर मूवी की तरह एडवर्टाइज करती है, पर ये मूवी कहीं से भी एक्शन एडवेंचर मूवी नहीं है, इतनी सी भी नहीं। मूवी अपने आप को एडवर्टाइज जो भी करती हो, पर ये मूवी 125% एक कॉमेडी मूवी है, क्योंकि इसमें बैटमैन के निपल्स हैं, उसके बट शॉट्स दिखाए जाते हैं, विलन हमारे जिम कैरी सर है। तो तुम इस मूवी को एक एक्शन एडवेंचर मूवी की तरह देख भी कैसे सकते हो? तुम्हारी गलती है। मूवी को साइड में रखें और सूट की बात करें तो भाई ये सूट बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड था बाय ग्रीक गॉड्स, क्योंकि डायरेक्टर्स चाहते थे कि ये सूट एकदम बैटमैन की मस्कुलिनिटी दिखा दे पूरी तरीके से। मस्कुलिनिटी का तो पता नहीं, पर ये सूट एक मजाक बन के रह गया। नंबर 5 पे मार्वल अपनी वापसी करते हुए लाए हैं अपने सबसे फेमस कैरेक्टर को, हमारे प्यारे दुलारे आयरन मैन। देखो मूवी से मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं कुछ गालियां नहीं खाऊंगा कमेंट्स में, बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत ही कमाल की स्टोरी, बट प्रॉब्लम मुझे नहीं थी, प्रॉब्लम काफी उठानी पड़ी हमारे मेन कैरेक्टर RDJ को, क्योंकि फर्स्ट मूवी में ये सूट CGI से नहीं बना था। ऐसा नहीं है इस सूट के साथ CGI का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑफ कोर्स पोस्ट प्रोडक्शन में CGI का इस्तेमाल हुआ होगा, बट एक्टर के लिए सल्यूट है कि इतना भारी सूट पहन के इतनी कमाल की परफॉर्मेंस डिलीवर करना अपने आप में ही काबिले तारीफ है। बाद में जाके ये चीजें थोड़ी चेंज हुई, जब मार्वल थोड़ा चल पड़ा, भाई अपनी ट्रैक पे आ गया, तो उन्होंने सिर्फ चेस्ट प्लेट का इस्तेमाल किया। RDJ को सिर्फ चेस्ट प्लेट पहनने की जरूरत होती थी एंड उसके बाद पूरा का पूरा सूट CGI के साथ बनाया जाता था। ओह, नंबर 4 पे आती है भाई हमारी मिस्टीक। इस बंदी ने रियल स्ट्रगल किया है, अनन्या पांडे तो वैसे ही बदनाम है। रुबेका जी ने भाई 2000 की एक्समैन में मिस्टीक का रोल प्ले किया था, और ये अपने आप में ही एक भाई बहुत स्ट्रगल वाला रोल है, जिन्हें रुबेका से भाई मिस्टीक बनने में घंटों घंटों का टाइम लग जाता था। तो रुबेका जी को मिस्टीक बनाने के लिए प्रोस्थेटिक्स का यूज किया जाता था, जो प्रोस्थेटिक सिलिका जेल और फूड कलरिंग के बनते थे। ये सारा का सारा प्रोस्थेटिक उनकी स्किन पे डायरेक्टली लगाया जाता था, उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी को इस सिलिका जेल के सेम कलर के साथ पेंट किया जाता था एंड देन हमारा मिस्टीक का फाइनल लुक निकल के आता था। अब जरूरी नहीं है कि कंट्रोवर्सीज हमेशा बुरी ही हो, कंट्रोवर्सीज अच्छी भी हो सकती हैं, जैसे मिस्टीक के केस में हुआ। पहले तो रुबेका जी को भाई इस रोल के लिए बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, और ये कॉस्ट्यूम अपने आप में इतनी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी कि इस कॉस्ट्यूम को मेट्रोपोलियम म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में भी फीचर किया गया था। नंबर 3 साइलॉक। इस लिस्ट में ये नहीं होती तो भाई ये लिस्ट बनाने का कोई पॉइंट ही नहीं होता, क्योंकि एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको लोग जानते ही इसकी कॉस्ट्यूम की वजह से। साइलॉक्स मार्वल कॉमिक्स में जब आई थी तो लोग उसे उसकी पावर की वजह से नहीं, बल्कि उसके सूट की वजह से याद रखते थे, बिकॉज ये सूट काफी रिवीलिंग था और काफी सारे लोगों को अट्रैक्ट करता था। और जब साइलॉक को मूवी में लाने का सोचा गया तो उस कैरेक्टर को वही कॉस्ट्यूम दी गई जो कि उसकी कॉमिक्स में थी, और ये कॉस्ट्यूम उसे दी कहाँ गई? वहां पे जहाँ पे किसी को भी एक्यूरेट कॉस्ट्यूम नहीं मिली हुई, एक्समैन के यूनिवर्स में, जहाँ पे कॉस्ट्यूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने येलो कलर में वुल्वरीन देख लिया, वरना ये भी नहीं देखने को मिलता। खैर, ये सबसे पहले दिखती है एक्समैन एपोक्लिप्स मूवी में, और भाई जहाँ डायरेक्टर और राइटर सबको पता था कि इस कैरेक्टर को ऐसे ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ले लिया गया ओलिविया मुन को, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बट डायरेक्टर ने उन्हें पब्लिक की आई कैंडी बना के रख दिया। एंड ऐसा नहीं है ये चीज काम नहीं करती, ये चीज काम भी करती है, बिकॉज ये एक्समैन फ्रेंचाइज की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। नंबर 2 डार्क नाइट राइजेस बैटमैन। क्रिश्चियन बेल एंड क्रिस्टोफर नोलन के कमाल के कॉम्बिनेशन ने हमें ये बता दिया कि भाई सुपर हीरो मूवीज भी डीप हो सकती हैं एंड अंधा पैसा भी छाप सकती हैं। और इनका सूट भी एक नंबर था भाई, इनके सूट में निपल्स भी नहीं थे, पूरा सीरियस था, एकदम मैट मैट, सब कुछ बढ़िया लग रहा था सब। बट नहीं, प्रॉब्लम बट नहीं है, एक प्रॉब्लम थी, इस सूट की बस गर्दन नहीं घूमती थी। इस सूट की गर्दन बहुत ज्यादा स्टिफ थी, इसकी वजह से क्रिश्चियन बेल अपना सर दाएं बाएं मूव नहीं कर सकते थे और उन्हें स्ट्रेट ही देखना पड़ता, जिसकी वजह से कई बार कई एक्शन सीन्स में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई एंड कई बार तो सीवियर हेडेक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाता था। बाकी ये सूट भाई एक नंबर सूट था, बस थोड़ी गर्दन हिल जाती तो और मजा आ जाता। नंबर 1 हैली बेरी कैटवुमन। देखो कैटवुमन का जो रोल है वो कई एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है। अभी 2024 के अंत तक अभी तक इस रोल को मिशेल फाइफर, एन हाथवे, हैली बेरी एंड जोई जी ने प्ले किया है। आगे का मेरे को पता नहीं, अगर तुम ये वीडियो 10 साल बाद देख रहे हो तो। मिशेल फाइफर की कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से कैटवुमन का कैरेक्टर नया नया फेमस हुआ था, तो डीसी ने सोचा क्यों ना इस कैरेक्टर को अच्छे से निचोड़ा जाए, जिसके नतीजन
हमें देखने को मिली भाई मॉर्बियस से भी एक नंबर ऊपर की मूवी कैटवुमन की सोलो फिल्म। ये कॉस्ट्यूम छोड़ो, मूवी ही पता नहीं क्या थी भाई। IMDb पे भाई 3.4 की रेटिंग, भाई रोटेड टोमेटो पे भाई अपनी 8% की रेटिंग। DC किसी वजह से नहीं चला था, ऑडियंस पागल थोड़ी है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लाके हमारे मुंह पे मारोगे तो कोई भी क्यों ही देखेगा। सारी उम्मीदें भाई जेम्स गन से है, कुछ बढ़िया बना दे। कॉमिक एक्यूरेट तो तुम छोड़ ही दो, ये सूट कहीं से भी भाई सूट ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी सस्ते कॉस्प्ले की भी कॉपी है ये। भाई इस टाइम पे ऐसी मूवीज बनती होंगी, भाई बजट कम होगा, भाई ये होगा, भाई वो होगा। 2004 की बात है ये। स्पाइडरमैन 1 आ चुकी है और एक्समैन 1 भी आ चुकी है। ऐसा नहीं है भाई कि डायरेक्टर को नहीं पता था कि वो क्या बना रहा था, उन्हें सब पता था, पर उन्हें वही बनाना था। कैटवुमन की कभी एनिमेटेड मूवीज को देखो और फिर उसके बाद इस मूवी को देखना, 19-20 लाख वाला ही फर्क है दोनों में। मुझे तो ये समझ नहीं आया भाई कि हैली बेरी की क्या मजबूरी रही होगी भाई इस मूवी को करने की। अगली ऑस्कर विनर है, 2002 में ही जीती है, 2 साल बाद ये क्या ब्लंडर कर दिया। वेल डन डायरेक्टर्स, क्या पोटेंशियल निकाली है आपने एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस की। नो हेट फॉर हैली बेरी, शी इज वंडरफुल, बस कभी इसका सीक्वल ना बनाए। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और तुम इस वीडियो का सीक्वल देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग थी। ऐसी कई कमाल की कॉस्ट्यूम्स अभी भी पड़ी हैं। कमेंट्स में ये भी बताओ कि तुम्हारी फेवरेट कंट्रोवर्शियल कॉस्ट्यूम कौन सी रही इस लिस्ट में से। एंड अगर वीडियो अच्छी लग गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।